नमो नमः सभी को। नमस्कार। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये हमारा द्वितीय पाठ था जिसे हमने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा था। आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर के बैठें और आज इन प्रश्नों को समझें, इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझ लें। पाठ शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक लैंग्वेज टीचर फॉर स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। हालांकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं मेरी वीडियो के नीचे और मुझे पर्सनली कमेंट भी करते हैं। वो सभी बच्चे प्रशंसनीय हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अपने घरों में रह कर के इस समय पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए और इस लॉकडाउन में बिल्कुल परेशान मत होइए। घर के अंदर रह करके अच्छे से अभ्यास कीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम शब्दार्थः इन्हें देखेंगे। मैं इनका उच्चारण भी करूंगा और शब्दार्थ हिंदी में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला है कस्मिंश्चित्। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, कस्मिन प्लस चित्, जिसका हिंदी में अर्थ होता है किसी वन में। दूसरा शब्द है क्षुधार्तः। क्षुधा प्लस आर्तः। क्षुधा होती है भूख, ठीक है। आर्त होता है व्याकुल, तो भूख से व्याकुल। अंतरे, अंतरे बीच में, ठीक है। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवः, शब्द आवाज। यावत तावत, जब तक जब तब तक। यावत होता है जब तक और तावत होता है तब तक। समयः, शर्त, जिसे कंडीशन भी कहते हैं ना। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरहि, यदि अगर, तरहि तो। तत् श्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, तत् वह, श्रुत्वा सुनकर। तो ये शब्दार्थ थे आपके पहले पृष्ठ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भय संत्रस्त मनसाम। भय होता है डर, संत्रस्त होता है उससे त्रस्त। तो इसका पूरा अर्थ हुआ डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिकाः, हस्तपाद प्लस आदिकाः। हस्त कहते हैं हाथ को, पाद कहते हैं पैर को। तो आदिकाः आदि से संबंधित, हाथ पैर आदि से संबंधित। वेपथुः, वेपथु होता है कंपन। भोज्यम, भोजन योग्य। सहसा, एकाएक। अनागतम, आने वाले दुख को। शोच्यते, चिंतनीय होता है। संस्थस्य, संस्थस्य, रहते हुए का या रहते हुए के या रहते हुए की। जब स्या लग जाता है तो का, के, की ये अर्थ आ जाता है। जरा, जरा होता है बुढ़ापा। कुरुते, उब्लिक करोति, निराकरण करता है ऐसा। बिलस्य, बिल का, गुफा का। तो बच्चों यह थे शब्दार्थ। अब इन शब्दार्थों को लेकर के आप हिंदी में वाक्य बनाएं। अब आप हिंदी में वाक्य बनाएंगे तो आपको ये शब्दार्थ काफी समय तक याद रहने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। उसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो चलिए उच्चारण करते हैं। आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पहला है कस्मिंश्चित्। दूसरा है विचिन्त्य। साध्वीदम। क्षुधार्तः। एतत् श्रुत्वा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। भय संत्रस्त मनसाम। सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति। समाह्वानम, प्रतिध्वनि। उम्मीद है आपने उच्चारण किया होगा इसका।
अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। यह है प्रश्न संख्या 2, जिसे हम संस्कृत में द्वौ, द्वे, द्वयम कहते हैं। ठीक है, तो एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर लिखो। प्रश्न संख्या क, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? क्या था इस शेर का नाम, वो बताइए। ख, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था, बताओ। ग, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह किस समय में गुफा के समीप आया। घ, हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पांव आदि की क्रियाएं किस समय जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं, तब प्रवर्तित नहीं होती, बताएं। तो चलिए, अगर आपने उत्तर अभी हिंदी में ही बताया है तो इसकी संस्कृत यहाँ मैंने लिखी है। ठीक है, का उत्तर है खर्णखरः, ख है दधिपुच्छः शृगालः, ग है सूर्यास्त समय, घ है भय संत्रस्त मनसाम। क्योंकि पांचवा है ही नहीं है तो ये उत्तर हमारा नहीं है। आप इन सब उत्तरों को अच्छे से याद करें घर में बैठ के। अब है प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। क, खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर कहाँ रहता था। ख, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत, बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। ग, शृगालः किम अचिंतयत, शृगाल ने क्या सोचा। घ, शृगालः कुत्र पलायितः, शृगाल कहाँ पर चला गया, कहाँ पर पलायन कर गया। ङ, गुहा समीप मागत्य शृगालः किम पश्यति, गुहा के समीप आकर शृगाल ने क्या देखा, शृगाल क्या देखता है। च, कः शोभते, कौन जो है वो शोभित होता है। तो ये प्रश्न संख्या 3, इनके उत्तर यहां मैंने लिखे हैं, आप इन्हें देखें। खरनखरः वने प्रतिवसति स्म, खरनखर वन में रहता था। ख, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत, बड़ी गुफा देखकर शेर सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः अगच्छति, अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहाँ पर ही निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, छुप के रहकर बैठता हूँ, छुपे रहकर यहाँ पर बैठता हूँ। ग, शृगालः अचिंतयत, शृगाल सोचने लगा। अहो विनष्टोस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम एस अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, अवश्य ही इस बिल में शेर है, ऐसा सोच रहा हूं। तत्किम करवानी, तो अब मैं क्या करूं। घ, शृगालः कुत्र पलायितः, शृगालः गुहायाः दूरम पलायितः, शृगाल गुफा के दूर पलायन कर गया। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर अभी मैं आपको ऐसे बताऊंगा। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर शृगाल क्या देखता है। शृगाल देखता है कि सिंह पद पद्धति ही गुहाया अंतरे गत्वा
गतवान किंतु बहिर नागत्य, यानी गुफा के समीप जाकर के श्रीगाल देखता है कि शेर के पांव के निशान अंदर तो गए हैं लेकिन बाहर की ओर नहीं आए। अब अंतिम है कह शोभते, कौन अच्छा लगता है ना। तो इसका जो हमने श्लोक पढ़ा था वो पूरा श्लोक इसी का उत्तर है। अनागतम यह कुरुते सशोभते, न शोभते या न करोति आगतम। तो पूरा श्लोक याद कर लीजिए। तो ये आपके प्रश्न संख्या 3 के सभी के उत्तर हो गए। अब आगे है बहुत ही सरल सा प्रश्न संख्या 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द, इसको पद कहते हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करो। ऐसा प्रश्न हमने कक्षा 6 से पढ़ना शुरू किया था। तो चलिए करते हैं। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो भूख से व्याकुल, तो कैसे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया? तो कैसे की संस्कृत होती है कीदृशः। तो आप इस तरह से लिखेंगे कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब दूसरा ख। दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था। कौन या किस नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था? तो आप लिखेंगे कह नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। ग। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। ये गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। प्रश्न इस तरह से बनेगा एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। अब आगे है ग। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। डरे हुए मन वाले का हाथ पांव आदि क्रियाएं चेंज नहीं होती हैं। तो क्या चेंज नहीं होती हैं? हस्तपाद आदि का। तो भय संत्रस्त मनसाम के क्रियाः न प्रवर्तन्ते, यहाँ उत्तर है। आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान के द्वारा श्रृगाल बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। तो कहाँ प्रवेश करके? तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र। तो आप प्रश्न इस तरह से बनाएंगे आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो इस तरह से ये था प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो। तो यहाँ ये सारी घटनाएं जो हैं वो मैंने बताई हैं, आप इनका क्रम जो है वो सही से बनाएं। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। तो ये घटनाक्रमानुसार वाक्यों को अपना लिखना है। कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो आप इन सब वाक्यों को अच्छे से पढ़ें, बुक देखें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य पहले प्रयोग किया गया, कौन सा बाद में प्रयोग किया गया। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने उपयुक्त क्रम लिखा है, जो सही क्रम है, आप इसे भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6। यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा ही आप कर दीजिए। क। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सा चिंतयत। एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण शब्द हैं। संख्यया सह पदानि अपि लिखत। संख्या के साथ शब्दों को भी लिखो। तो संख्या है 3।
कितने विशेषण हैं यहाँ पर? 3। ये उत्तर है 3, जो कि मैंने पहले से यहाँ लिखा था। 3 विशेषण पद हैं, और कौन कौन से हैं यहाँ देखो। एकाम संख्यावाचक विशेषण, महतीम बड़ी गुणवाचक विशेषण, सह सार्वनामिक विशेषण। 3 विशेषण हैं और संख्या है 3, और ये इनके नाम है। तो नाम आप लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे। ख तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम ये पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सिंगाय शेर के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? शेर के लिए। ग यदि तुम माम ना आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्तृपद हो गया कर्ता पद, कर्ता वाला शब्द इस वाक्य में कौन सा है? तो वो है माम। क्या है? माम। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 6। अब है घ सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पांव के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्या है क्रिया इसमें? दृश्यते। इस शब्द को आप उत्तर के रूप में इसके आगे लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ङ बने अत्र संस्थस्य समागताजरा, वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अत्र। क्या है? अत्र अव्यय पद है अत्र। तो इसको उत्तर लिखेंगे आप इस प्रश्न के सामने। अब है प्रश्न संख्या 7। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो ये कथा है, एक कहानी है। आपने ये कहानी बचपन में सुनी होगी। एक शिकारी था जो कबूतरों को पकड़ने के लिए एक बार किसी जंगल में दाने डाल देता है और साथ में जाल बिछा देता है। तभी कबूतर वहाँ पर आते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। यहाँ चित्र में आप देखेंगे यही कहानी है। इस कहानी को आपने संस्कृत में पूरा करना है और पूरा करने के बाद इस कहानी को अच्छे से पढ़ना भी है। तो ये कहानी, इसके समस्त उत्तर आंसर्स मैंने यहाँ नीचे दे रखे हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें और घर में बैठ कर के ऐसी और भी कहानी का आनंद उठाएं। अंत में है ग्रंथ परिचय। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की ये कहानी थी। अब विष्णु शर्मा कौन थे? वह राजा अमर शक्ति के एक मंत्री थे। ठीक है, तो अमर शक्ति के मूर्ख पुत्र थे। उनको कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्रवेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारकः, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। काकोलूकियम पंचतंत्र का 3य तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। काक कौवा, उलूक उल्लू। व्याकरणम। अव्यय संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। जैसे बालकः, सः, शुक्लः गच्छति। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। इनके रूप कभी नहीं बदलते। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ अव्यय लिखे हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र यहाँ, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ। यह अव्यय आपको कक्षा 10 तक आते हैं। आप इन अव्ययों को अच्छे से याद करें, समझें, इनका हिंदी अर्थ जानें और अव्यय नाम का जो एक
उपविषय है, इसको अच्छे से पढ़ के समाप्त ही कर दें तो बेहतर होगा। तो इन सब प्रश्नों के उत्तरों के साथ आज का हमारा जो पाठ है यहीं संपन्न होता है। हर एक पाठ की तरह उम्मीद है कि आपको ये पाठ भी अच्छा लगा होगा। तो फिर देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि किसी प्रकार की शंका होती है तो कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।